जब यूपीएससी में मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ और मुझे समझ में आया यूपीएससी का एग्ज़ाम भले ही दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, लेकिन असंभव नहीं है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को केवल गधों की तरह मेहनत करने से नहीं तोड़ा जा सकता। यूपीएससी का एग्ज़ाम स्मार्ट वर्क से टूटेगा। किसी भी काम को करने से पहले उस काम की जानकारी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि यदि कोई मुझसे ये कहे कि एक पेड़ को 6 घंटे में काटना है तो तुम इस पेड़ को काटने की तैयारी कैसे करोगे, तो उनका जवाब था कि मैं पहले 4 घंटे केवल कुल्हाड़ी तेज करने में लगा दूंगा। तो ऐसे ही अगर यूपीएससी को एक पेड़ मान लिया जाए, वो तुम्हारे पास जो नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लानिंग है, वो तुम्हारी अगर कुल्हाड़ी है, तो सबसे पहले ये समझो कि यूपीएससी का एग्जाम एक्चुअली है क्या, उसके सिलेबस में दिया क्या गया है, यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम अभी तक लिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। और अगर तुम्हारे पास समय है, चूंकि मोस्टली बच्चा जो मुझे देख रहा है वो ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुका है, यानी अभी उसके पास 3 साल हैं एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो समझना होगा हमको कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरे जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे वो गलती करें। पॉइंट समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूपीएससी की जो सक्सेस है, जो एग्जाम क्वालिफिकेशन करने की शर्त है, वो 5 P पर टिकी हुई है, 5 Ps। पहला P है प्लानिंग। सबसे पहले यूपीएससी के लिए आप प्लानिंग कीजिए। जब प्लानिंग की बात मैं करूंगा उसके बाद फिर बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को डिकोड करना है। फिर तीसरा काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्रैमिंग करना है, रट लो एकदम। फिर चौथा काम करना है जितनी हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस 2 प्रकार से होगी। जब हम प्री के लिए तैयारी करेंगे तो इसमें किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ओएमआर सीट में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लगाने की, और जो मेंस वाली प्रैक्टिस हो रही होती है उसमें हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम दिन में एक आंसर हम लिख के देखा, चाहे लिखना बने या ना बने पर लिखेंगे जरूर। और एक प्रैक्टिस जो जीवन भर चलेगी वो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। आपका उठना बैठना, कपड़े पहनना, बोलना, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आप किसको कितनी सावधानी से सुनते हो, किस प्रकार के सवालों का जवाब कैसे हैंडल करते हो, ये आपको अभी से सीखना होगा, जो आपके इंटरव्यू में काम आएगा। और सबसे बड़ी बात है वो है पंचुअलिटी। बिना पंचुअलिटी के यूपीएससी पास नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये 5 काम करने की काबिलियत है तो आप यूपीएससी के लिए निश्चित तौर पर अपियर होइए। अगर आप इनमें से कोई 5 काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी एक काम करने में असमर्थ हैं, खासकर पंचुअल नहीं हो पा रहे हैं, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो यूपीएससी की तैयारी मत कीजिए। आप फिर दूसरा कोई फील्ड चुन लीजिए, मैं ये मानता हूँ। आइए हम बात करते हैं प्लानिंग को लेकर। प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वो मई 2024 से शुरू होगी। यानी कि जो मई आ रहा है 2024 में जो प्री होगा, वहां से हमारी प्लानिंग शुरू हो रही है। तो अभी से हम उसके इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें मई 2024 वाला प्री पास करना है। अगर वो हमने पास कर लिया, फिर हमें मेंस मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा और फाइनली हमें ये रिजल्ट सुनने को मिलेगा मार्च के महीने 2025 में कि हमारा आईएएस में हो गया है, मैं आईएएस बन चुका हूं, मैं अपने एरिया का पहला बच्चा या बच्ची हूं जिसने आईएएस पास किया है। अब 2000 मई 24 से लेकर मार्च 2025 तक तुम्हारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? पूरा शेड्यूल बना के रख लो साल भर का। होली मनानी है कि नहीं मनानी, दिवाली मनानी है कि नहीं मनानी, ईद मनानी है कि नहीं मनानी, फलाने की शादी में जाना है कि नहीं जाना है, बाबू से मिलना है कि नहीं मिलना है। या तो जीवन में ये काम कर लो, या फिर इतना बड़ा लक्ष्य अगर बना रहे हो तो 1 साल सभी चीजें छोड़ दो। फिर चाहे कोई रूठे माने, मेरी शादी में नहीं आए, मेरे त्योहार में नहीं आए, एक बार अगर आईएएस बन जाओगे तो ऐसे 36 लोग तुम्हें बुलाने के लिए तरसेंगे, सर बेटा मेरे घर में एक बार आओ ना, लाल बत्ती की गाड़ी लेकर। तो पहले प्लानिंग करो कि सबसे पहले हम लोग प्री की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अब सबको मालूम है कि प्री में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडी फर्स्ट, एक होता है जनरल स्टडी सेकंड। जो सेकंड वाला होता है वो एप्टीट्यूड होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के पास मार्किंग होता है। और इससे पहले वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी किया हुआ है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि सबसे पहले हम प्री को पास करें, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें ओएमआर सीट होता है, अर्थात गोला भरना होता है। हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमको ऑब्जेक्टिव लगाना होता है।
और निश्चित तौर पर मानिए, यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और जितना मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ या एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूँ प्री के लिए, उतने पे फोकस करना है। ज़्यादा ज्ञानी बनने का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी पास करने के लिए हमें ये समझना होगा कि इनकी डिमांड क्या है, तो उसी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूँगा, कंटेंट डिलीवर करूँगा। तो पॉइंट क्लियर है कि सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा प्री पास करना। प्री तो पास होगा ही होगा, निश्चित है। सबसे बड़ा स्टेप तो प्री पास करना ही है, इसका मेंस उतना कठिन नहीं है। फिर हम पूरा फोकस करेंगे मेंस में, जो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें 9 पेपर होंगे, कुछ पास मार्किंग होते हैं, कुछ डिसाइडेबल होते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिए। इसमें ऑप्शनल का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऑप्शनल क्या लेना चाह रहे हो। चूंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ज्योग्राफी का ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, पर इस साल नहीं, वो अगले साल से स्टार्ट हो पाएगा। फिलहाल अभी जीएस पे मेरा फोकस रहेगा। और फाइनली फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, जिसमें पर्सनैलिटी चेक का कॉन्सेप्ट होता है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, लोगों को कैसे देख रहे हो। आइए मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं किस पर बात करना चाह रहा हूं। मैंने कहा पहले प्लानिंग कर लो, चीजों को समझ लो। प्लानिंग ये करो कि पहले देखो कि पेपर जो फर्स्ट है जर्नल स्टडी, प्रमुख रूप से इसमें क्या है, 7 टॉपिक होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि हमको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यानी एक टॉपिक कंप्लीट करना है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। पेपर फर्स्ट में जो हमको पढ़ के जाना है वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें कैसे मालूम चलेगा, इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। फिर दूसरा टॉपिक देखो, इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जैसे आपने देखा, तो इसका मतलब दूसरी चीज हमको पढ़ के जानी है हिस्ट्री। अब इसके सिलेबस को मैं अगले वीडियो में डिकोड करूंगा कि हिस्ट्री में मिडेवल क्या है, मॉडर्न क्या है, एशियंट क्या है। तो हिस्ट्री के भी 3-4 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। अब इतनी हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, समय कम है, वही मैं आपको ट्रिक समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक समझ में आ गया कि हमको प्री पेपर फर्स्ट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है, पेपर फर्स्ट में दूसरा टॉपिक हिस्ट्री पढ़ना है। फिर तीसरा देखिए इसमें क्या लिखा है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमको ज्योग्राफी भी पढ़कर जाना है। तो भैया करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, हिस्ट्री पढ़कर जाना है, ज्योग्राफी पढ़ के जाना है। फिर अगला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिशियन सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू एंड एटसेट्रा ईटीसी। तो सीधी सी बात है कि हमको भैया पॉलिटी पढ़कर जाना है। यानी प्री में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक इस प्रकार से ये वाला पॉइंट है जो इकोनॉमी को बता रहा है, इंडियन इकोनॉमी, और ये वाला पॉइंट है ये इन्वायरमेंट को बता रहा है, हमें इन्वायरमेंट भी अच्छे से पढ़कर जाना है। और लास्ट वाला जो टॉपिक है यह साइंस को बता रहा है, जर्नल साइंस पढ़कर जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कुल मिला के हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्री में। और जो इसमें सिलेबस दिया है जैसा दिख रहा है वैसा एक्चुअली है नहीं। जब इसका सिलेबस तोड़ते हैं तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो सिलेबस तो अगले वीडियो में हम समझाएंगे, पर मुद्दा क्या समझ में आया कि हमें साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की क्लास करनी है। पर अब यह समझना जरूरी है, प्लानिंग इसी को तो कहते हैं, कि अगर मान लो कि मेरा पॉलिटी कमजोर है या मान लो मेरा साइंस कमजोर है, मैं तो आर्ट बैकग्राउंड से हूं, तो सर कितना कट ऑफ जाता है। देखिए 100 में से अगर आपने 52 क्वेश्चन सही कर दिए तो मेरा ये मानना है कि आपका काम हो जाएगा। अब तो 47 पे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। 50 अगर करके आते हो 100 में से तो तुम पास माने जाओगे प्री। तो इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 45 क्वेश्चन छोड़ने की। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि इन 7 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखे समझिए आप, जैसे मैं 2015 का लेता हूं, तो इंडियन इकोनॉमी से 2015 में 13 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से भी 13 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से 26 क्वेश्चन आए, साइंस टेक से 8 क्वेश्चन आए और इकोलॉजी से 11 क्वेश्चन आए, यानी इन्वायरमेंट से। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हमको नंबर कितने चाहिए, मान लो 50 क्वेश्चन सही करने हैं। 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो जोड़ लो कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। तो मान लो कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसको हम बाद में पढ़ेंगे अगर समय बचता है तो, नहीं तो हम पहले उन टॉपिकों को बहुत मजबूत करेंगे जिनमें हमें नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एक तरीका है यूपीएससी पास करने का। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ठीक इसी प्रकार से 2016 में इकोनॉमी में 18, 17 में 16, है ना, 2018 में 18 क्वेश्चन। तो ये तुम्हें पूरे दिए गए हैं कि किस साल
इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो मालूम चला इकोनॉमी का वेटेज ठीक ठाक है। ठीक इसी प्रकार से पॉलिटी का भी वेटेज ठीक ठाक लग रहा है, और हिस्ट्री का भी वेटेज ठीक ठाक लग रहा है, ज्योग्राफी का भी उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, यानी ज्योग्राफी स्किप किया जा सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स कैसे भी स्किप नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा क्या है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते हैं, मोटी मोटी बातें, पर अगर मैं इसको समझूं, मैंने कैसे पास किया एग्जाम, उसका एक तरीका बताऊं कि मैं हिस्ट्री में कमजोर हूं, तो मैं हिस्ट्री को बहुत कम प्रेफर करता था, लेकिन मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। मेरे 3 सब्जेक्ट कौन कौन से अच्छे थे? पहला तो मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, दूसरा मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, और तीसरा मेरा एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। और ये तीनों सब्जेक्ट की विशेषता ये है कि ये बिना करंट अफेयर्स के हो नहीं सकते। तो बाकी मैंने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, और मेरा प्री पास हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि हमें देखना है कि कहां पे हम मैनेज कर सकते हैं, आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्किप कर दो कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पॉलिटी नहीं पढ़ना है। तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट का विषय है, जिसमें करंट अफेयर्स को इंटरेस्ट बना लो, एनवायरमेंट को इंटरेस्ट बना लो, इकोनॉमिक्स को इंटरेस्ट बना लो, प्री नहीं रुकेगा कभी जीवन में, मैं लिख के दे रहा हूं। और कितनी बार निकालना है, एक बार प्री निकालो, एक बार मेंस निकालो, आईएएस बन जाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना तुम लेकर आना चाह रहे हो? ठीक इसी प्रकार से जब हम सी सेट में जाएंगे, जो कि पास मार्किंग होगा, ये ना, ये सेकंड पेपर है, पास मार्किंग होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी आसानी से सब लोग पास हो जाते हैं। फिर भी अगर चाहो तो देख सकते हो, 2015 में मैथ और बेसिक न्यूमेरिक में 30 नंबर। तो इसी प्रकार से देखा जाएगा, मैथ का वेटेज ठीक ठाक है। अगर तुम मैथ वाले हो तो वैसे ही पास होगा एक ही पोर्शन से। नहीं, लॉजिकल एनालिसिस करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, डीआई छोड़ दो। फिर इधर देखेंगे कंप्रहेंशन, अगर कंप्रहेंशन पढ़ना तुमको आता है, तुम एक ही पोर्शन से पास हो जाओगे। पास मार्किंग ही तो चाहिए, पूरा तो जरूरत है नहीं है इसमें करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखे? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस साल कितने पूछे गए हैं, तो हम उस हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक कमजोर है। अब हम अगले वीडियो में समझते हैं कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को समझेंगे। फिर ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, तो अगले वीडियो में ज्योग्राफी का सिलेबस डिकोड करूंगा और फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।